अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यारान रफ्तगान आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। 5:23 हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों के मुताबिक। उम्मीद करते हैं कि आज की शाम आपकी अच्छी गुजरी होगी, दिन भी अच्छा गुजरा होगा और वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और एक उम्मीद रखते हैं, उसी होप से, उसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इंसान की उम्मीदें टूट जाएं, उसको होप आना नज़र बंद हो जाए, एट द एंड ऑफ द टनल, सुरंग के दूसरे किनारे पर अगर रोशनी ना नज़र आए तो वन इज़ ग्रोपिंग इन द डार्क। फिर अंधेरों में इंसान चला जाता है और अंधेरों में डिप्रेशन का और मुश्किलात का जो है सामान हो जाता है। उसको ऐसे लगता है जिस तरह निकलने की जगह नहीं है। मगर वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में दिया जलाए रखते हैं, दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं और ख़ुद को भी फ़ायदा देते हैं। आज के प्रोग्राम में वॉक यू टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ ना सिर्फ मैं आपके साथ अकेला यहाँ पे मौजूद हूँ स्टूडियोज़ में, बल्कि मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस पारस मीर। आप खुशामदीद कहते हैं मिस पारस मीर। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मिस पारस मीर विलिंग वेज में तकरीबन 4 माह से काम कर रही हैं। नहीं सर, 8 माह। 8 माह। तो यहाँ पे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं होता और यूँ लगता है जिस तरह वक्त जो है यूँ भागा चला जा रहा है। आपको पारस जब से आपने यहाँ ज्वाइन किया, पहले आप टीचिंग में थी? जी सर, लेक्चरशिप की है मैंने तकरीबन 3 इयर्स। अच्छा, यूनिवर्सिटी में की है मैंने। तो वहाँ पे वक्त के भागे जाने का ज़्यादा एहसास था कि अब ज़्यादा एहसास है? सर वहाँ पर भी टाइम का नहीं पता चला और यहाँ पर भी नहीं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है। जो काम करने वाले होते हैं उनको ऐसे ही लगता है जिस तरह घंटे जो हैं वो दिन के काम है। मुझे तो अक्सर ये लगता है कि 20 मैंने कल तखमीना लगाया कि जो मैं मुख्तलिफ़ काम करता हूँ, बस उसमें एक मेरे में है कमी ज़्यादा, और भी बहुत सी हैं। वो ये कि मैं 8-9 घंटे ज़रूर सोना चाहता हूँ। तो जब मैंने 9 घंटे रखे, 9 घंटे मैंने तफवीज़ कर दिए सोने के लिए और यहाँ पे 8-9 घंटे ड्राइविंग समेत काम करने के लिए, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 18 आवर्स। बाकी बचे 6 घंटे। अब वो जो 6 घंटे थे मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़े टाइट है और मैंने जो कैलकुलेट किया कि मुझे ये भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, फ़लाँ काम भी करना है, तो वो 28.5 घंटे बन रहे थे। यानी दिन भी छोटा पड़ गया। 28.5 घंटे हों तो बातें सारी सेट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है टाइम मैनेजमेंट, मैं ये अक्सर इसकी बात करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ होती है डेलीगेशन। अगर हम काम सारे खुद करने लगें तो बड़ा मसला हो जाता है। मगर हमारे पास ऐसे लोग हों, ऐसे हमारे घर में जैसे बीवी, बच्चे और फिर लार्जर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, वो अगर साथ हों, फिर आपके पास कोई अगर ये सहूलत हो कि आपके कोई मुलाजमीन आप उनको जो है दे दें काम कुछ, तो देन द सेम डे कैन लीव सम एक्स्ट्रा रूम फॉर यू। और मिस पारस, पता नहीं आपको ये बिकॉज़ इस एज में शायद आपको सिर्फ अपना ही ख्याल रखना पड़ता है, या ऐसा भी होता है ना, when you have a family then you're taking care of your kids and your wife and stuff like that. But I've seen the girls who get married, mashallah, they manage things very well और multitasking कर लेती हैं। मगर अब एक नया ट्रेंड सामने आया, एक नई सोच सामने आई है कि जो मल्टीटास्किंग पहले ख़वातीन करती थी उनका ख़ास शोबा था और कहा करते थे कि मर्द जो है वो एक वक्त में एक काम पूरे फोकस से करते हैं, जबकि ख़वातीन जो है मल्टीटास्किंग कर लेती हैं। रिसर्चेस बेसिकली बताती हैं कि फीमेल जो है उनकी डिवाइडेड जो अटेंशन के भी जो है ना टाइप्स हैं, जिसमें हम समटाइम सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, समटाइम एक कॉन्सेप्ट है डिवाइडेड अटेंशन का, यानी एट अ टाइम 2-3 मल्टीटास्किंग वो कर रही हैं। तो फीमेल्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी अटेंशन जो डिवाइडेड अटेंशन है वो अच्छे तरीके से पे कर पाते हैं। जो मेल्स हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर एट अ टाइम जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। मगर ये बताइएगा मिस पारस कि जब ख़वातीन भी या मर्द भी, चलो मर्दों को तो आप छोड़ ही दें कि भाई वो तो ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर नहीं सकते हैं, और ऐसी बात अब अगर ख़वातीन जो मल्टीटास्किंग की चैम्पियन है, अब वो मसलन एक बच्चा जो है वो उसको कुछड़ में उठाया, वो कुछड़ गोदी में उठाया और एक मोबाइल पे फ़ोन इधर लगा और हाथ में एक खाना भी पका रही हैं और साथ में जो है वो जो है ना इंस्ट्रक्शन मेड को भी दे रही है कि कपड़े जो है वो फ़लाँ जगह पे डाल दो और यूँ कर दो। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, ये तो रोज़मर्रा के काम है। इससे पता ये चलता है कि जो काम हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे करते हैं
उनमें फिर हम जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फिर उन्हें हम अनकॉन्शियस लेवल पे कर लेते हैं, क्योंकि वो ब्रेन में जो मेंटल मैप्स हैं वो उसके बन जाते हैं और फिर उसको हमें करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं रहती, फिर हम वो काम अनकॉन्शियसली करना शुरू कर देते हैं। लाइक हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हमें इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता, उसको हम बगैर किसी ज़ेन पे जोर डाले, बगैर कोई उस पर अटेंशन पे किए हम उन काम को करना शुरू कर देते हैं। कोई मेंटल मैप्स बन जाते हैं। जब हम एक ही काम बार बार करते हैं, दोहराते रहते हैं, तो हम फ्लुएंट हो जाते हैं उस काम को करने में। फिर उसमें जो थोड़ी रिलक्टेंस का सामना करना पड़ता है या कोई थोड़ी सी हमें उसको करने के लिए ज़्यादा कोई एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं रहती हमें। और जब हम कोई नया काम शुरू कर रहे होते हैं, अब देखिए आई बेग योर पार्डन, गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, बिल्कुल हज़ारों लोग चला रहे होते हैं, और लड़कियां तो आपको पता ख़वातीन होती बहुत अच्छी ड्राइवर है, क्योंकि उनका राइट होता है, जिस तरह कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो वो कहती हैं मेरा तो राइट है। अगर वो कोई पुलिस वाला है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, एक पुराना ज़माना होता था जिसमें वो जो है ना ही यूज़ टू ब्लो द विसल, तो वो तो रुकती ही नहीं थी, वो कहती थी ये तो बदतमीज़ आदमी, इसकी बात पे क्या रुकना है। तो अभी भी ख़वातीन की ड्राइविंग के ज़रा और स्टाइल होता है। मगर हैविंग सेड दैट, मैं ये बात कर रहा था कि जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो जिसने ड्राइविंग अभी नहीं सीखी होती, आप उसको कि चलो भाई ड्राइव करो, तो उसको कितना मुश्किल लगता है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और वो उस टाइम उस ड्राइविंग के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन जो बंदा जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है, स्किलफुल हो जाता है, उसमें वो साथ फ़ोन कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, साथ बातचीत भी कर रहे हैं, हालांकि मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, कम से कम गाने सुन सकता है, कोई इधर से बटन दबा दिया, ये कर दिया। अक्सर लोग टेक्स्ट भी साथ टाइप कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। यानी उसके ऊपर ये बताया उन्होंने कि अगर कोई शख्स ड्राइव कर रहा है और उसने फ़ोन कॉल सुनना शुरू कर दिया, और फ़ोन कॉल सुन रहा है वो अगर कान में वो लगा के ईयरफोन्स, तो फिर उसका अटेंशन स्पैन फिर भी ड्राइविंग की तरफ से 10% कम हो जाता है। और अगर उसने मोबाइल दूसरे हाथ से पकड़ के सुन रहा है या उसको लाउड स्पीकर पे भी किया और ही इज़ होल्डिंग द फ़ोन, अगर आप एयरफोन लगाया या ब्लूटूथ लगाया हुआ अपनी गाड़ी में, तो फिर भी अटेंशन स्पैन थोड़ा डिवाइड हो गया, और जो आपका रिएक्शन टाइम है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्लो हो जाता है वो, तो रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, सो द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बिकम मोर, एंड इफ़ यू आर होल्डिंग द मोबाइल देन इवन द चांसेस आर इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, और अगर बीवी से बात कर रहा है तो चांसेस इवन और ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद अगर उस पर क्रूशल बातचीत चल रही तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्रूशल बातचीत ये क्रूशल बातचीत क्या है सर? ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अक्सर हम सिर्फ और सिर्फ ये पेशेंट्स को हेल्प नहीं करता, बल्कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स की भी बहुत अहम ज़रूरत है। अच्छा, क्रूशल कन्वर्सेशन में बेसिकली हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट। मुझे तो क्रूशल से ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई गन्ना नहीं होता, तो गन्ने का रस जब पीते हैं लोग तो उसको क्रश कर देते हैं गन्ने को, तो ये कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन तो नहीं है जिसमें कि बंदा जो है वो क्रश सा हो जाता है? क्रूशल बिल्कुल ऐसी बातचीत है जिस पे बात करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो मुझे वो एक गज़ल भी याद आ रही है, आपको तो शायद पता ना हो, मेहदी हसन साहब एक सिंगर हुआ करते थे, वो उनका गाना था, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जो मुश्किल मुझे अब है यारब कभी ऐसी तो न थी। मैंने थोड़ा सा शेर चेंज कर दिया, मगर मतलब यही है। सही सर, वो बेसिकली ऐसी कन्वर्सेशन है जिसमें 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो दो जो पर्सन आपस में डायलॉग कर रहे हैं उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से टोटली वेरी कर रहे हैं, यानी ओपिनियन वेरी कर रही है, जो है लुकिंग लंदन तो दूसरा टॉकिंग टोक्यो जी। और दूसरी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मौजूद होता है कि जब ओपिनियन वेरी कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर और दोनों पार्टीज़ के स्टेक्स भी हाई हैं, यानी दोनों पार्टीज़ चाहती हैं कि हम अपनी अपनी बात पे कायम रहें, बजिद रहें और जीते हैं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू। दाव पे लगा होता है, बहुत दाव पे लगी होती है, ईगो भी लगी होती है, रिस्पेक्ट भी लगी होती है, सब कुछ आपका दाव पे लगा होता है। ये क्यों लोग दाव पे लगा देते हैं? तो ताश में ऐसा होता है कि लोग जो है बड़े बड़े दाव लगाते हैं, या पहलवान जो है वो बड़े दाव पेच लगा रहे होते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम कोई भी अपनी हार को जो है वो फिर अपनी शिकस्त जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो ये ऐसी कन्वर्सेशन है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये है कि जहाँ पर ओपिनियन भी वेरी कर रहे होंगे, स्टेक्स भी हाई होंगे, फिर वहाँ पर इमोशंस भी बड़ी स्ट्रांगली रन कर रही होंगी, यानी फिर हम हाईली इमोशनल भी हो जाते हैं, फिर गुस्सा भी कर जाते हैं, बिखरे हुए जज्बात होते हैं उस तो ऐसे में तो फिर धैपटास हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। जी, बेसिकली बहुत थिंग्स विल बी फ्लाइंग। वो एक मुझे याद आ गया, वो कहते हैं कि आपके घर से तो हमेशा हंसने की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं हाँ जी, उसकी वजह यही है कि जब बेगम कुछ उठा के मारती हैं और वो मुझे नहीं लगता
तो मैं हंसता हूँ, और अगर मुझे टिक जाती है वो चीज़ तो बेगम हंसती हैं। और जो है अब तो क्योंकि सारे मोहल्ले वालों को पता चल गया तो वो जब भी ऐसी आवाज़ें आती हैं तो वो भी हंस रहे होते हैं। तो ये बड़ा लाफिंग जो है थेरेपी टाइप हो जाता है। तो ये जो आप कॉन्वर्सेशन की बात कर रही हैं, ये जो आप गुफ्तगू की बात कर रही हैं, तो क्या तरीका है कि हम हर चीज़, वो कहते हैं ना कि सारी की सारी चीज़ें एक बकेट में ना रख दें, सारे अंडे जो हैं एक उसमें क्या कहते हैं टोकरी में न रख दें। तो हम क्यों इतने जज्बात को दाव पे लगा देते हैं, इतना हम सारा कि भाई हम ही ने सही होना है। हो सकता है कि अगर हम दूसरे की बात जो है उसको जवाब देने के लिए ना सुने, बिल्कुल बिल्कुल तू तड़ाक के लिए ना सुने, बल्कि जिस तरह बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ जो है उसमें भीगते हैं, कुछ जो है वो टोटली उसमें इमर्स हो जाते हैं और उसको सही इंजॉय करते हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे का मतमाए नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसका एक एंगल है उसको अगर आप समझें। और मुझे तो ये लगता है कि ये किसी का नुक्ता नज़र समझने के लिए सिर्फ कानों से सुनना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। और अगर सुने भी तो मिस पारस, आपको ये नहीं लगता कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो अल्लाह मियां ने हमें एक ज़ुबान दी है और दो कान दिए हैं? वो इसीलिए दिए कि सुने ज़्यादा और सोच के जवाब दें। क्योंकि जो हम बोल देते हैं, वर्ड्स समटाइम्स मेक अस सफ़र बिकॉज व्हाट वी से यू नो दैट कम्स बैक। अगर हमने गलत बात की है, हमने कोई तशद्दुद वाली बात की है, हमने कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, हमने कोई किसी को क्रिटिसाइज़ ज़्यादा कर दिया, हमने किसी के ऊपर जो है ऐसा कोई बात कही है, तो वो लफ्ज़ जो हैं वो किसी का दिल जो है वो टूटू कर सकते हैं। बिल्कुल, कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी रिलेशनशिप को बनाने में भी और फिर उसके बाद उसको निभाने में भी और बिगाड़ने में भी। अगर हम कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें और इस स्किल को इफेक्टिवली यूज़ ना करें तो हमें ज़िंदगी में बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ख़राबियों की वजह बनती है। अगर कुछ लोग कहते हैं मिस पारिस कि मैं तो सच्चा और खरा आदमी हूँ, जो मेरे दिल में है वही मेरे मुंह पे है, मैं तो बात खुदा लगती करता हूँ, मैं जो बात होती है सच कहता हूँ, चाहे किसी को। तो कम्युनिकेशन स्किल में सर हम एक जो स्किल जो कि सिखाने की कोशिश करते हैं जिसको असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल भी कहते हैं, तो उस कम्युनिकेशन स्टाइल में हम ऑनेस्टी के साथ और ट्रूली पॉइंट ऑफ व्यू देने की ही बात करते हैं। हम कोई बात को बटरिंग करके या बात को तोड़ मरोड़ के जो हकीकत को मसख करके बयान करने की बात नहीं करते। हम बात को सच्चाई को और खरे लहजे में ही बात को करें, लेकिन बात करने का एक अंदाज़ भी होता है ना, तो उस अंदाज़ को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से बात को ज़्यादा परसुएसिव वे के अंदर कम्युनिकेट किया जा सकता है, हम उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। परसुएसिव क्या हुआ? सर बेसिकली यही है कि हम जब अगला पर्सन जिससे हमने बात की कि वो ओपिनियन जिसका हमारे से टोटली वेरी कर रहा है, तो वहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्टली मुंह पे कह देंगे कि आप गलत बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, तो ये अगले पर्सन को एक चीज़ डिसरिस्पेक्ट कर देती है। तो वहाँ पर हम अगर उसकी इमोशंस को सबसे पहले उसकी बात को सुने और फिर उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी अगले पर्सन को ये जेस्चर ना जाने दें कि हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या मैं उसकी बात को सुन नहीं रहा या उसकी बात वैल्यू नहीं कर रही, तो इस किस्म का बॉडी जेस्चर ना दें। रिस्पेक्टफुल वे के अंदर पहले उसकी बात को सुने, फिर उसके बाद उसकी बात को वैलिडेट करें कि जी आपने जो बात की वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा इस मामले के बारे में ये जो है वो राय है। तो वहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू के सामने उसकी बात को सुनने के बाद उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने अप्रिशिएट किया, वैलिडेट किया और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ शेयर किया। तो इससे क्या होगा, वो एटलीस्ट आपकी बात को सुनेगा और अगर उसको आपकी बात बेहतर लगेगी तो वो आपकी बात को लाजमी मान भी जाएगा। देखिए, आपने परसुएशन की बात की, आपने वैलिडेशन की बात की, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की। अब मैं इन पे ना आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा, एक कॉल आ रही है, कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। डॉक्टर फातिमा बात कर रही हूं। डॉक्टर फातिमा ऑल द वे फ्रॉम कराची। डॉक्टर फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप इतनी बिज़ी रहती हैं, अक्सर जो है फरी फुई कहती हैं कि डॉक्टर फातिमा आज मेरी सहेली होने के नाते मेरी बात मुकम्मल करेंगी, मेरे ज़रूर कॉल करेंगी, मेरी लाज रखेंगी, मगर
फिर वो मुझे बताती हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुश्किल, मसलन एक दिन जो आपका साहबजादे हैं उन्होंने आपको पता चला कि शायद स्टोर में या पेंट्री में बंद कर दिया। जी जी, स्टोर में उन्होंने मुझे बंद कर दिया था, बाहर से लॉक कर तो उनके अब्बू ने उनको कहा होगा कि बेटा इस तरह से करते हैं। ये भी लगता है शायद सिखाया होगा ना, है ना। ये आप इस पे ज़रा जाके तफ्तीश करें डॉक्टर फातिमा, ये मिली भगत है। मुझे भी यही लग रहा है। तो मेरा मोबाइल उसने लिया, उसने मेट को बुलाया, मेट आई, मेट ने मुझे खुला फिर। अच्छा, मोबाइल शुक्र है आपके पास था। हेलो जी, मैंने कहा शुक्र है आपके पास मोबाइल तो मौजूद था ना। नहीं, मेरे पास नहीं था मोबाइल, भी बाहर था, मेरे तो बेटे ने बुलाया फिर। वाह, कितना सियाना है माशाल्लाह, खुद ही उसने बंद किया और खुद ही फिर मिलाया। हेलो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो मैं पूछ रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है। मुझे बताइएगा आज आपका टॉपिक क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरा टॉपिक जो है सबसे पहले तो यही है जो हम बातचीत कर रहे हैं, आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, पहले तो वही टॉपिक है। मैं बताना ये चाह रहा था कि माशाल्लाह वो जो उसने आपको बंद किया और फिर फ़ोन करके उसने जो है किसी को बुला भी लिया, तो ये देखें ये इंटेलिजेंस जो है बुलाने वाली और फ़ोन मिलाने वाली, कितनी उम्र है उसकी? माशाल्लाह ये 6 इयर्स का है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटेलिजेंस तो सारी उसने आपसे सीखी है। मुझसे भी हो सकता है और अपने बाबा से भी हो सकता है। बाबा उसकी गोल्ड मेडलिस्ट है मैट्रिक और एसएससी बोर्ड के। उसके ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है। उसके बाबा जो है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट किस चीज़ में है? मैट्रिक और एसएससी बोर्ड के। वाह, देखिए उनको इसीलिए तो इतनी अच्छी ट्रॉफी मिली ज़िंदगी में। जी जी, वो ट्रॉफी तो आप खुद हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज जो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर फातिमा, जी जी, मेरे साथ मिस पारस भी हैं, वो भी जो है आपकी गुफ्तगू सुन रही हैं, मगर क्योंकि फ़ोन पे कभी हमारे साथ ये मसला हो जाता है कि मेरे पास जो फ़ोन मैं अपने करीब करके बैठा होता हूँ तो उधर बात जो है पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। तो मगर फिर भी शी इज़ लिसनिंग वॉट एवर शी कैन। हम बात ये कर रहे थे कम्युनिकेशन की। जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो हैवाने नातिक हमें कहते हैं, यानी कि हम एक दूसरे का नातका बंद कर सकते हैं। नातका बंद करने का मतलब होता है दूसरों की ज़िंदगी अजीरन कर देना। ये दोनों टर्म से आप फेमिलियर है ना? जी जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि किसी की ज़िंदगी को आसान बनाना, सहल बनाना, किसी के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना, किसी के साथ अच्छा तबादला ख़यालात करना, उससे हम किसी का दिल भी जीत सकते हैं और हम किसी के दिल को चोट भी लगा सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे कि जो कम्युनिकेशन है इसकी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, आप बताइए कि ये काम जो है कम्युनिकेशन का ये कितना अहम है? कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो रिसर्च तो यही कहती है कि आपकी बेसिकली 2 ज़बानें होती हैं। 2 ज़बानें होती हैं? एक इशारे की ज़बान है और एक ज़बान की ज़बान है। वाह जी वाह, एक इशारों की ज़ुबान और एक ज़ुबान की ज़ुबान। इसके लिए तो इंसान को बकरे की ज़ुबान खानी चाहिए। नहीं, एक्चुअली इशारों की ज़बान को कहा जाता है नॉन वर्बल लिसनिंग या नॉन वर्बल कमांड्स। ओह, जैसे मसलन मैं किसी की तरफ देख के कहूँ हाँ जी क्या हाल है, तो ये इशारों की ज़ुबान होगी। और एक होती है ज़बान की ज़बान के अंदर आप वर्बल कमांड आपकी कैसी है। अच्छा, उसके लिए अगर बंदा शहद खाए, शहद अगर दिल में हो तो ज़बान से उतर जाता है। दिल में कहाँ से डॉक्टर फातिमा शहद हो गया? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सब जानती हैं, दिल में शहद का कहाँ से कोई चक्कर है? दिल में शहद लहजा शीरी होना चाहिए और आपकी महसूस करने की जो हिस्स है वो मीठी है, तो ज़बान भी मीठी है आपकी। अच्छा डॉक्टर फातिमा, ये कह रही हैं मिस पारस जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, के लहजा शीरी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि लहजा आपका जो है वो मीठा होना चाहिए। अभी अगर रिसर्च आप देखें तो 7 to 17% जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेस करती हैं सिर्फ वर्बल कमांड्स में बस, जबकि 80 to 95% डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं उसमें आपकी नॉन वर्बल स्किल्स हैं। नॉन वर्बल में कौन सी आ गई? नॉन वर्बल में आती हैं आपके जेस्चर्स,
ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किसी को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह आप उसको वेलकम करते हैं, आपकी रेपो कैसी उसके साथ बनती है, ये सारा कुछ आपका नॉन वर्बल में आता है। यानी बात करने से पहले आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, वो सब कुछ जो है वो नॉन वर्बल में आएगा। मसलन अगर हमने किसी से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं और हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो क्या चीज़ों का ख्याल रखें, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ ही ये है कि जिन लोगों के साथ हम काफ़ी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनके साथ तो गुज़रते वक्त के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाने चाहिए और बात करने के बगैर ही हमें उनकी बात समझ आ जानी चाहिए और उनको हमारी तो गुज़रते वक्त के साथ उनसे ताल्लुकात कशीदा होने के क्यों इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये दो सवाल हैं। देखिए, दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि आपके जो नॉन वर्बल जो पहला सवाल था वो क्या है, अब कोई आपसे मिलता है तो आप उसको पहले सलाम करते हैं और डिफरेंट तरीके मिलने के। अगर आप उसको ये कहेंगे कि आप क्यों आ गए हो, या आप कहें कि आए बैठे, तो ये आपके शो कर रहा है कि आपकी नॉन वर्बल जेस्चर्स क्या है, यानी आप उससे आगे गुफ्तगू कैसे करने लगे हैं, जी करना भी चाहेंगे या नहीं। और दूसरा जो आप बता रहे थे, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि जिंदगी गुजारने के साथ साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होता है किसी के साथ। जी जी, जिंदगी जब आप किसी तरह गुजारते हैं तो वो ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, बात यह है कि आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, आपकी लिसनिंग पावर, आपका स्टेमिना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका थ्रेशोल्ड टू फ्रस्ट्रेशन, ये सारा मैटर करता है कि आप एक दूसरे बंदे को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा जी जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी वो ऊंचा बोल देते हैं और उससे सीख के फिर पूरी जिंदगी वो समझ जाते हैं कि हमने इस बंदे से किस तरह बोलना है। ठीक। कुछ बंदे होते हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं, ये भी गलत है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, कैथार्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। सो अगर आप समराइज करें इसको, कम्युनिकेशन स्किल्स को, जी, तो उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जी, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि एक्टिव लिसनिंग है। जी। तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में कोई फ़र्क है क्या? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, जैसे अब ये जो है आप इस वक्त नहीं हैं, फ़ोन से थोड़ी देर हट गई हैं, मगर अब ये गैप को फिल करना मुझे था। कौन आया मिस? डॉक्टर फातिमा, कौन आया? सब खैरियत तो है ना? हाँ जी, मैं आपको कह रही थी कुछ पॉइंट्स हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में कोई फ़र्क है क्या? देखिए, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में बहुत फर्क है। एक्टिव लिसनिंग ये है कि आप एक बंदे की सारी बात किस तरह ध्यान से सुन रहे हैं। यानी लिसनिंग जो है वो कानों से होती है और एक्टिव लिसनिंग दिल से होती है। जी बिल्कुल, एक्टिव लिसनिंग में आपके इमोशंस भी शामिल है कि आप उस बंदे को इमोशनली भी किस तरह लेके चल रहे हैं और आप खास तौर पर उसकी बात को सुन के उसको ध्यान देके याद करने के मूड में है कि आपको पता हो कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक। लिसनिंग तो इस तरह भी है कि एक टाइम पे मैं काफी चीजें सुन रही हूँ और 90% को इग्नोर कर रही हूँ, 10% मुझे याद है, तो वो तो हो जाएगी आपकी एक्टिव लिसनिंग। उसके अलावा दूसरा है वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होती है। अच्छा, एक डॉक्टर फातिमा, क्योंकि आप कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मैं पूछ लूँ कि अगर हम बात करते हुए एक कान बंद कर लें और दूसरे से सुने तो उसमें ये फ़ायदा हो सकता है? ओप्स, आई लॉस्ट हेलो, नो आई लॉस्ट। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। जी सर। मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात चल रही थी डॉक्टर फातिमा के साथ। और डॉक्टर फातिमा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वे फ्रॉम कराची। कभी कभी बात किसी की याद नहीं ना, ध्यान से नहीं सुनते, याद नहीं रहती, कहते हैं उसकी बात याद कर लें, अच्छी तरह से उसकी बात सुनें। तो अगर हम एक कान बंद कर लें और दूसरे कान से सुने तो फिर ये होगा कि जो कुछ रहेगा वो एक कान से सुन के दूसरे से हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो वुड दैट वर्क? सर ये स्ट्रेटजी तो बड़ी अजीब सी है आपने बताई। नहीं, ये नहीं सही। आपको लगता है कि दोनों कानों से सुने और दिमाग के अंदर रखें? बिल्कुल। वैसे एक और कॉल आ रही है, वो ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको बहुत मुबारक हो, आपकी चहीती सहेली ने कराची से हमें कॉल किया और आज जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितनी भी रुकावटों की दौड़ थी, उसको उन्होंने अबूर कर लिया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट।
आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि वो जो कॉल है वो उनकी पता नहीं क्यों ड्रॉप हुई। आपकी सहेलियों की कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं, लगता है बैलेंस कम होता है इनका। नहीं एजाज भाई, मेरी से नहीं हुई, बड़े लंबे पैकेजेस करवाए हुए हैं, लंबे इनके हाथ भी बड़े लंबे और पैकेजेस भी बड़े लंबे। जी बिल्कुल, हम सबके हाथ बहुत लंबे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा मिस पारस भी मेरे साथ हैं। पारस को अस्सलाम वालेकुम। ये मिस पारस आप भी बात कीजिए, मैं भी सुन सुन के लुक में देता जाऊंगा अपने माइक के। अस्सलाम वालेकुम मिस। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। पारस कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आज आपकी प्रोग्राम में ये एंट्री हमें बड़ी अच्छी लगी है। थैंक यू थैंक यू। और आपकी माशाल्लाह साइकोलॉजी पे अच्छी ग्रिप है। आप एजाज भाई के साथ बैठ के जिस तरह आप अभी डिस्कस कर रही थी वो हमें काफी अच्छा लग रहा था, और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव है आप लोगों की डिस्कशन जो है आज की। बिल्कुल, ये बेसिकली हमारा डे टू डे इश्यूज ही है ना, कम्युनिकेशन तो हमारी ऑल ऑफ द लाइफ जो है उसको कवर करती है। तो ये इस सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये जो मौजू है ये बहुत अहम है, और ये सिर्फ और सिर्फ हर जो है इंसान के लिए ये जो है ये टॉपिक हेल्पफुल है। आपकी कोई फीडबैक हो इससे रिलेटेड? फीडबैक तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह देती हूँ। एजाज भाई मेरे ख्याल में छुप के चाय पीने तो नहीं चले गए? नहीं, मैं यहीं पे मौजूद। आपको मेरी आवाज आ रही है फरी, लाउड एंड क्लियर, या मुश्किल से आ रही है? मुझे आपकी आवाज एजाज भाई बहुत दूर से आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये फोन जिसके भी हाथ में आ जाता है तो फिर उसके साथ ज्यादा गुफ्तगू रहती है, तो मैं पारस को बड़ी दावत दे के बुला के लाया था, तो मैंने कहा ये लेफ्ट आउट ना फील करे। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि दोनों से एट ए टाइम बात हो सके। अब जैसे आपसे बात होती है तो डॉक्टर सदाकत से बात सही नहीं हो सकती, जब हम उनको कॉल करते हैं ना उनके प्रोग्राम में तो उनसे बात होती है तो आपसे नहीं हो सकती, ये जरा थोड़ा सा इशू आता है। ये आइंदा आने वाले जो दिन हैं, यानी कि 2018 की जो शुरुआत हैं, हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले इस मसले पे भी काबू पा लें। और आपने देखा होगा कि विलिंग बेस का जो गुज़श्ता एक साल है उसमें हमने काफ़ी सारी ग्लिचेस और काफ़ी सारी चीज़ों को बेहतर बनाया है। तो आज आप रिलेटिवली माशाल्लाह जल्दी ऑन एयर भी आ गई। वो तो फरी फिर भी 5:25 हो गए थे मेरा ख्याल है भाई। पिछली दफा से बहुत बेहतर है। लास्ट टाइम वो पिछली दफ़ा मसले हो गए थे कुछ, थोड़ा सा ना वो टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जी। लास्ट टाइम आप 540 के अराउंड आए थे और 665 या 610 तक आप चले गए थे। हाँ, वो बड़े सारे जो है ना तकनीकी मसाइल की वजह से ख़वातीन हज़रात। और इससे पहले कि मैं भी अभी यहाँ से कॉल मेरी ड्रॉप हो जाए, आपको लगता है कि ये कुछ अरसे बाद, कुछ मिनट बाद हो जाती है ड्रॉप? इजाज़ भाई आप लोगों ने कोई सीक्रेट सिस्टम ऐसा, मुझे लगता है कि यकीन करें लगाया नहीं, हालांकि लगाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कई दफ़ा मैं आप लोग इतनी लंबी लंबी बातें कर लेता हूँ। आप लगाए, हम उसका भी हल निकाल लेंगे। आप लगाए तो सही, हमारे हाथ बड़े लंबे हैं। हाँ, where there is a will there is a way। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। तो पहले तो फातिमा बिलाल का बहुत शुक्रिया कि वो मेरी कॉल पे आई है जी। और डॉक्टर शहनाज सत्ती भी होपफुली थोड़ी देर में शायद जो है वो मुंह दिखाई सब करवाएंगी भी। मुंह दिखाई प्रोग्राम में, मतलब आवाज दिखाई करवाएंगी, आवाज करवाएंगी। अच्छा, मैंने तो ये समझा था कि डॉक्टर शहनाज सत्ती के माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं। नहीं, वो आवाज सुनवाई करवाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बात ये जाती, आप टाइम मैनेजमेंट पे एक तो बात करें। ओह, टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट इश्यूज these days in my life, and I feel that I ask almost everyone about the time management, because yesterday I was calculating the time that I need to spend every day on various aspects of life, and I found out that I needed 28.5 hours every day, and I knew that Alamia is not going to make it 28.5 hours, so we have to do something in which short time we can delegate, designate, and we can do things and yet do multitasking, and I'm trying to learn it from girls and women because I've heard that they are experts on it. बताइए, मुझे सिखाइए प्लीज, बी माई टीचर। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि एक अपनी आप जो है ना डायरी मेंटेन करें, और उसमें अपना जो ये देखें डायरी मैंने मेंटेन करनी शुरू कर दी है, द फर्स्ट थिंग। अच्छा, उसमें आपने ये करना है अपनी जो डेली एक्टिविटी
आपने बैठ के बनाना है। उसमें सुबह उठने से लेके जैसे हम पेशेंट्स का एक्टिविटी चार्ट नहीं बनवाते डेली, वो तो मैं बनाने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहती हैं कि आपने अकेले अपने साथ नहीं बैठना, नो मी टाइम, नो टाइम टू रिमिनिस एंड थिंक ओवर थिंग्स। तो अब मैं क्या करूँ, दोनों में से किसकी बात मानूँ, आपकी या उनकी? अब यहाँ आपने मुझे जो है मुश्किल में डाल दी है। मुश्किल में डाल दिया। आप चलें आप जारी रखें, जो करने वाली बातें आप वो बताएं। आप उस साइकोलॉजिस्ट की बात मान ले वैसे। अच्छा ठीक है, तो फिर तो सारा काम ही अधूरा छूट गया, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलिए फिर मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ, मैं एक और बात करती हूँ फिर। बताइए। टाइम मैनेजमेंट को छोड़े मैं वो साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर गाइड कर देंगी। चलिए ठीक है, आपने क्या बात करनी है? आपने कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करनी है? भाई कम्युनिकेशन में तो फातिमा ने इतनी जबरदस्त बातें कर दी हैं, मैं क्या बात करूं। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, वो जो कैथारसिस की बात हो रही थी ना, तो मेरा तो कैथारसिस फातिमा के साथ इतना जबरदस्त बहनों वाला कैथारसिस होता था। और ऑफिस में कई दफा हम लोग अंदर जो है ना एक दूसरे के साथ जो है अपने दिल की भड़ासें निकालते थे, और जब से वो गई है मैं बहुत मिस करती हूँ उसको। आप लोग जो दिल की भड़ास निकालते थे, उसमें आप लोगों की कोई बातें तो नहीं करते थे जिससे उनके गुनाह जो हैं वो धुल जाएं और आपको ट्रांसफर हो जाएं? कभी कभी करते भी थे, लेकिन जिन लोगों की करते थे उनको जाके बता भी देते थे कि आपकी ये बातें हमने की। ये कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल है जिसमें आपने उनकी बात भी कर ली और फिर उनको जाके जलती पे तेल का काम जो है ना वो किया? तो जिन की करते थे वो हमारे घरों में ही हमारे साथ ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये अब मैं समझने लग गया हूँ कि इशारे किस तरफ है। ये जो है ना, ये आप लोग जनानियाँ हो के मर्दाना वार हमले कर रही हैं। बिल्कुल, और इसमें पारस भी हमारे साथ है, क्योंकि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी वाली बात है। पारस अभी जो है ना वो सिर्फ बातें बताती है, शी हैज नॉट फेस द एक्चुअल थिंग्स। पारस को हम ट्रेन करके भेजेंगे, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह पारस को ट्रेन करके भेजेंगे। ठीक है, इनको तेज गाम और वो जो ट्रेन तेज चलती हैं उन पे भेजेंगे, बुलेट ट्रेन पे, बुलेट ट्रेन। बात जो मैं बताना चाह रही थी ना, ड्राइविंग स्किल्स की जो बात आप कर रहे थे ना, जी जी। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दिस विल बी माई फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मगर ये बात लफ्ज़ क्योंकि पहले भी आया था, मैं समझता हूँ कि द बेस्ट ड्राइविंग स्किल्स आर विद द वुमेन। यू नो व्हाई? बिकॉज दे कैन ड्राइव एनीबडी क्रेजी। अच्छा, अब आप बताइए ड्राइविंग स्किल्स के मुतालिक। ड्राइविंग स्किल्स की बात ये है कि रोड्स पे जितनी गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी और गलत चल रही हैं वो सब लेडी ड्राइवर्स होती हैं, ये मैं आपको बताऊं, मेरे अलावा। अच्छा, आपके अलावा है ना? मैं एक्सेप्शन हूँ। आई नो, एक्सेप्शन टू द रूल। अच्छा, ये जो बाकी खवातीन होती हैं वो भी यही कहती हैं, दे आर ऑल्सो एक्सेप्शन टू द रूल, दे आर नॉट द वंस हु आर द कल्प्रिट्स। जी हो सकते हैं। तो एजाज भाई देखिए, उसमें बात ये कि जब मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी ना, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं बगैर नीचे देखे मैं गियर चेंज कर दूं। वाह। क्योंकि जैसे मैं अब्बू को देखती थी, अम्मी को या भाइयों को, तो ये लोग आगे देख रहे हैं और ड्राइव करते हुए तो गियर चेंज कर रहे हैं, और मैं गियर चेंज करने के लिए पूरा मुंह नीचे करके देखती हूँ कि कौन सा गियर लगाना है। तो अब्बू मुझे हमेशा से ये कहते थे कि तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारे रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। और वो वाकई ऐसा हो गया। और फिर आपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी भी ले ली? उसके बाद अब मैंने ऑटोमेटिक ले ली, अब तो गियर का मसला ही नहीं रहा। ठीक हो गया। और दूसरा ये जो भी आप कह रहे थे ना कि ड्राइव करते हुए मोबाइल फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। यस। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कुछ दिन पहले एक ऐसा कमाल किया है। वो क्या? वो ये कि मेरी अम्मी ने ड्राइव कर रही थी और जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ था ना, उसके सामने अम्मी ने अपना मोबाइल फोन निकाला बैग से। वेरी बैड। मेरी भाभी को कॉल करके अम्मी ने कहा कि समरा कॉफी बना लो, मैं घर आ रही हूँ। अच्छा। उसने उधर ही मेरी अम्मी की गाड़ी साइड पे लगवाई और कहा कि आंटी आपका चालान होगा। फिर तो अम्मी ने कहा सॉरी बेटा, मुझे तो पता नहीं था। तो वो कहता आंटी मोबाइल पे बात करना तो आपको पता है ये मना है। तो एक ही तरीका था, उसको भी साथ बुला लेते कॉफी पे। तो फिर अम्मी ने उसको जब कहा ना कि सॉरी बेटा, आइंदा साल लिखूंगी, आइंदा ऐसे नहीं करूंगी, तो वो उसने जाने दिया। एक शर्त पे मैं आपको जो है ना
गाना देता हूँ कि आपकी गाड़ी में जो आगे जो टिश्यू पेपर्स है ना, उनमें से 2 टिश्यूज मुझे दे दें और आप बेशक जाएं। कितना सादा आदमी था बेचारा कि 2 टिश्यू पेपर पे मान गया है। हाउ स्वीट। 2 टिश्यूज लेके उसने अम्मी को छोड़ दिया। वाह जी वाह, इतने अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते अम्मी का कमाल है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दफ़ा पारस और फरी क्या हुआ कि मैं ड्राइव कर रहा था और मैं सुबह जा रहा था अपना प्रोग्राम शो करने रेडियो पे, तो मैं जल्दी से तेज़ी से निकल गया, लाल बत्ती मैंने काट दी। अच्छा। तो सार्जेंट जो है ना वो मोटरसाइकिल पे मेरे पीछे आ गया। अच्छा। उसने कहा जी पुल ओवर करें, साइड पे लगाएं गाड़ी। मैंने साइड पे लगा दी तो कहता है कि आपने ये बत्ती काट दी है। मैं कहा यार वो सुबह का वक्त है, संडे का सुबह है, संडे के 7 बजे का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो ट्रैफिक तो थी नहीं। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, मैंने गाड़ी आगे गुजार ली। और ये इस वक्त तो वो वॉच एंड गो वाली येलो ब्लिंकिंग लाइट्स चल रही होनी चाहिए, आपने इतनी देर की रेड लगाई हुई है और मुझे जाके शो भी करना है, मैं देर हो रही है। उसने कहा नहीं जी नहीं। मैंने कहा यार जाने दो, इस तरह से ये वो फलां बात है। उसने बड़ा मुझे रगड़ा चढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर उसे अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी और उसको कहा कि यार ये मैं सारी उम्र याद रखूँगा कि अपनी उम्र में इतने छोटे एज में मुझे इतनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ रही हैं और मैं आइंदा जो है ना नहीं काटूँगा लाइट। तो अब जो है ना उसके बाद से मैं कई दफ़ा दिल करता है लाइट काटने को, मैं लेट हो रहा होता हूँ। तो उसने आपको जाने दिया उस दिन? उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने उसे लिटरली माफ़ी मांग ली। मैं कहा यार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ख्याल रखूँगा और हमेशा याद रखूँगा तुम्हें। तो ही लेट मी गो। मगर अब मुझे वो उसका किया हुआ वादा हमेशा याद आ जाता है कि यार उसके साथ मैंने वादा कर लिया। बिल्कुल। और मुझे भी अम्मी के साथ हुई भी ये जो ये अम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ है ना, मुझे याद आता है। तो अब मैं कभी भी ड्राइव करते हुए अपना फ़ोन जो है वो नहीं, उसको हाथ नहीं लगाती। थैंक यू वेरी मच फरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। हमने 13 मिनट कॉल पे बात कर ली है। ठीक है दादू, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू बोथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पारस थैंक यू मिस, थैंक यू। वो दूर बैठी है ना, वो उसका भी अब वही हालात हैं, वो आधी बात समझ रही है, आधी नहीं समझ रही। मैंने कह दिया। थैंक यू, टेक केयर, यू टू, अल्लाह हाफिज़। और नाजरीन इसके साथ ही कौन सा कैमरे पे आना जी? इस पे आना है। तो ब्रेक लेना ज़रूरी हो गया, मर्ज़ी है चलने देते हैं यार प्रोग्राम, ब्रेक क्या करनी है लेके, क्या ख्याल है मिस? काफ़ी सारी बातें हुई जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, वैलिडेशन की बात हो रही थी जब आप बात कर रही थी, और बाद में डॉक्टर फ़ातिमा ने भी बॉडी लैंग्वेज की बात की और जेस्चर्स की बात की और बॉडी लैंग्वेज की बात की। तो 3-4 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक के बाद दीगरे। एक तो व्हाट अबाउट बॉडी लैंग्वेज, क्या हो बॉडी लैंग्वेज जिससे ये दूसरे को लगे कि भाई मैं इससे खुल के महफूज तरीके से और इज़्ज़त से बात कह सकता हूँ, साइलेंस में ना जाएं, वॉयलेंस में ना जाएं। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है मिस पारस कि जब हम किसी से चीख के बात कर रहे होते, जैसे मैं और आप इकट्ठे बैठे हैं, करीब बैठे हुए हैं, और मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ऊँच ऊँच, तो हो ये रहा होता है कि सिर्फ आप ही बात कर रहे हैं और मुझे तो मौका मिल ही नहीं रहा। वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, वो तो मैं वैसे कर रहा हूँ, हालांकि मैं वॉयलेंस में नहीं कर रहा, तो मेरी आदत है ज़्यादा बातें करना। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हम किसी से चीख के बात कर रहे होते हैं, जबकि वो बिल्कुल करीब होते हैं, तो असल में पता है क्या होता है, वो हमारे दिल से बहुत दूर चले गए होते हैं। फिज़िकली करीब होते हैं मगर दिल से वो इतनी दूर होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये बात कहने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बोलना पड़ेगा और इमोशंस भी बीच में बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी। राइट, करेक्ट। और दूसरा, जब हम किसी से बड़े आराम से बात करते हैं, जैसे वो बात कर रही थी ना बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स की, तो कई दफ़ा ऑल वी हैव टू डू इज़ लुक एट दैट पर्सन एंड दे ऑलरेडी नो दैट व्हाट वी आर सेइंग। So now could you please explain in a bit of detail about what is the role of body language, what is the role of gestures, and also if you can mention the way we breathe. Does breathing also is affected when we are talking to someone? Pent up fast breathing, slow breathing, easy breathing, one, body language, gestures, and finally what is validation, if I have not asked too much.
सर पहले तो आपने बात की कि कम्युनिकेशन जो है हमारी 2 पोर्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, एक वर्बल कंटेंट और नॉन वर्बल कंटेंट। वर्बल कंटेंट में हमारी बेसिकली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं कि हम किस किस्म के वर्ड्स को चूज करें। जैसे अगर आपने किसी को कहना हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसी में कहें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बात लफ्ज़ तो वही है, लेकिन ये है कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो आपने साथ दे दिए वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दूसरी मैसेज के अंदर। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें 2 आ जाते हैं उसके फर्दर पोर्शन, जिसमें आपकी वोकल टोन भी आ जाती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कांटेक्ट आता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, आपके चेहरे के रंग आता है। जब आप खुश होते हैं तो चेहरा जो है वो ब्लश करना शुरू कर देता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब भी चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाता है, खौफ की इमोशंस के साथ हैं तो चेहरा का रंगत पीली हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी हैंड मूवमेंट्स, इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, गुस्से में हम अक्सर जो है वो फिंगर पॉइंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारा बैठने के अंदाज से भी पता चलता है कि हम किस अंदाज में बैठे हैं, गुस्से के अंदाज में बैठे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर बैठे हैं, या हम उसकी बात को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, सुन नहीं रहे। ये क्यूज होते हैं? हाँ जी, ये वर्बल क्यूज होते हैं हमारे। फिर इसके अलावा हम अगर हम बैठ के जो है वो लेग टैपिंग कर रहे हैं, टांगे हिला रहे हैं, तो वो एंजाइटी को शो कर रही है। ये भी शो कर रही है कि हम उसकी बात को सुन नहीं रहे, हम अपने ख्यालों में बैठे हुए हैं। बाजू जो है इस तरह टाइटली बंद किए हुए, तो ये डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज दे रहे हैं, या रूड बॉडी जेस्चर एक तरह का दे रहे हैं कि हम उसकी बात को सुन ही नहीं रहे, या हम उसकी बात को जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड किस्म की कम्युनिकेशन को ये चीज़ शो करती है। तो ये जो आपके बॉडी जेस्चर्स हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कोशिश ही करनी चाहिए कि आपके वर्बल मैसेज के साथ जो है वो उसमें कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, उसके साथ मैच करनी चाहिए। ये ना हो कि हम वर्बल जो मैसेज दे रहे हैं वो कुछ और दे रहे हैं, नॉन वर्बल मैसेज कुछ और दे रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपकी कम्युनिकेशन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो कवर करता है। यानी कि इंसान अगर वैसे वो मीठी मीठी बातें करे, और तासुरात जो हैं वो उसके वो तुंदो तेज़ वाले हों और वो उसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही हो, रिजेंटफुलनेस नज़र आ रही हो, तो अगला पर्सन जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा वेटेज देगा। क्योंकि हम लोगों का बेसिकली एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम ज़ुबान जो अल्फाज हैं उसमें तो प्लस माइनस कर लेते हैं, उसमें हम मिठास ले भी आते हैं अगर हम मिठास ना भी लाना चाह रहे हो, लेकिन जो चेहरे आँखों की जो ज़ुबान है ना वो हमेशा सच ही बोलती है, वो नहीं छुपाई जा सकती। अच्छा, मेरी मिसेस क्या करती हैं अभी, आप तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो जब छोटे थे ना तो उन्होंने कोई बात की हरकत करनी, शरारत करनी, कुछ भी करना, तो वो कहती थी ज़ुबान दिखाओ, अगर तुम्हारी ज़ुबान काली हुई ना तो मुझे पता चल जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर ना हुई काली तो फिर ठीक है। तो बच्चे जब कुछ गलत करके आते तो ज़ुबान नहीं दिखाते थे, तो कि भाई माँ को पता चल जाएगा कि इसने गप लगाई है, झूठ बोला है। अच्छा, फिर जब बड़े होते गए तो उनको पता चल गया कि भाई ट्राई तो मार के देखें, तो कभी उन्होंने कोशिश कर लेनी, तो वो फिर जाके ना मेरी बेटी जो है वो आईने में भी देखती हुई तो कहती थी मामा को आपको कैसे पता चल जाता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसको स्टडी पेरेंट्स कर रहे होते हैं शायद। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, स्वेटिंग भी होनी शुरू हो जाती है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं उसकी वोकल टोन से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका वो एक नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं वो मैसेज कन्वे कर रही होती हैं, जो कि एक सही बात होती है। वो जो पुलिस वाले होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी शायद है, मगर बाहर के मुल्कों में वो एक आला सा लगा लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है, जिसमें ये जो आपने सारे फैक्टर्स बताए हैं, टेम्परेचर ऑफ द स्किन और हार्ट रेट, और फिर ये आपका जो है ये सारी चीज़ें, और वो उनको स्टडी करते हैं। बेसिकली इन्हीं चीज़ों को वो मेजर करके तो वो अंदाज़ा करते हैं कि अगर पल्स रेट कम ज़्यादा हो रहा है, या वो रिस्पांस बहुत ज़्यादा सोच के दे रहा है, या स्किन एक्टिविटी को भी मेजर करते हैं, या बॉडी के टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं, तो इसके थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है या कहाँ पर उसने फेक रिस्पॉन्स दी। में से एक और कॉल आ गई, तो ये कॉल आप बात शुरू करें, फिर अगर वो कहेंगे तो फिर मैं ये पकड़ लूँगा, आप शुरू कीजिए बात। कॉल पे हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फाज़ा साहब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपका नाम जान सकती हूँ, आपका क्या नाम है? जी, मैं सानवी बात कर रही हूँ। ठीक, आज हम बेसिकली कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं शो के अंदर,
और अभी हम बेसिकली नॉन वर्बल क्यूज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से साइड बाय साइड कम्युनिकेशन के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ जी, मैं सुन रही थी प्रोग्राम आपका, स्टार्ट से मैंने सुनना शुरू किया था प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अक्सर अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उससे हम बताते हैं कि हमें कोई बात अच्छी लगती है नहीं लगती, लेकिन इसके साइड का कुछ ऐसे भी है कि अगला कोई जो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा होता है वो बाद में उस चीज़ को तस्लीम नहीं करता, मानता नहीं है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो वैसे ही एडर हुआ था, हालांकि किसी के एडर होने से पता चल जाता है। बाज़ औक़ात लोग कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं ना, सार्किज़म को यूज़ करते हैं। मोस्टली जो पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ लोग होते हैं वो उनमें इतना ज़्यादा जो है करेज नहीं होती कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नेक्स्ट पर्सन को ओपनली शेयर करें, तो वो बातें जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को मास्क कर रहे होते हैं। सामने से तो वो पॉजिटिव जेस्चर दे रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज होती है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कुछ और कन्वे कर रही होती है, वो रिजेंटफुल होते हैं। तो अक्सर ऐसी पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ जो लोग होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो वर्बल लैंग्वेज है उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही होती है। ऐसे टॉपिक आपके सारे अच्छे चल रहे, कम्युनिकेशन स्किल, मैं वो प्रोग्राम आता है वो भी सुनती हूँ और वाकई बहुत अहम चीज़ है कि हम अपनी बात कन्वे कैसे करते हैं, इस बात से ज़्यादा हमारा लहजा असर करता है। सही। अब हमसे किसी से बात करने तो अच्छे तरीके से बात कर रहा होगा तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, ऐसे जैसे किसी ने हमारी जो बात सुन ली अच्छे तरीके से, फिर अभी आपकी टॉपिक पे बात हुई है कि सुनना और फिर वो ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। बिल्कुल। तो ये भी स्किल है, मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि बाकी बात लोग सुनते नहीं है, ये सुनने में कंजूसी करते हैं और अपनी ही बात करने लग जाते हैं, सुनते सुनते वो अपने ही किस्से सुनाने लग जाते हैं, जो अगला दूसरा बात सुनाना चाह रहा होता है उसकी बात बीच में रह जाती है। ये बेसिकली वो क्रूशियल कन्वर्सेशन में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिस ने डिस्कस किया कि हम बात को डी ट्रैक कर देते हैं, बात जो जिस मौजू पे करने बैठते हैं उसको डिस्कस नहीं करते, उसके अलावा इररेलेवेंट जो बातचीत होती है उसके ऊपर हम बहस करना शुरू कर देते हैं या डी ट्रैक कर देते हैं टॉपिक से। तो इससे हमें जो है वो गुरेज करनी चाहिए, जिस मौजू पे बात करने बैठे हैं उसके ऊपर पहले बात करनी चाहिए, उसके बाद हम इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनको कोच करें। इसके अलावा आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की ये कि हम सुनने की बजाय सुनाने की तरफ जाते हैं, और जब कन्वर्सेशन नॉर्मल डायलॉग से डिबेट में टर्न हो जाती है तो हमें ऐसे टाइम के ऊपर जो है सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए, ऐसी कन्वर्सेशन को फिर तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ से आपकी रिस्पेक्ट को भी जो है वो वायलेट होने का ख़तरा हो सकता है और आपके हाथों किसी दूसरे पर्सन के भी डिसरिस्पेक्टफुल होने की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगह के ऊपर हमें सेफ एग्जिट कन्वर्सेशन से ले लेना चाहिए, ये बेसिकली एक इफेक्टिव वे है उस कम्युनिकेशन को डील करने। बात पूछूं कि जैसे अब किसी काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको हम उसको कह रहे हैं आपका प्रॉब्लम का हल सोल्यूशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जो है ना अपने आप पे काम करें कि आप अपनी डाइट ठीक रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब मसले यूँ है कि मेरे से कोई पूछने आते, जैसे मेरे नेबर्स या मेरे फ्रेंड्स सब मुझसे पूछते हैं। मैंने अपना वेट लूज किया तकरीबन 1 साल में 18 kg। ठीक। तो अब जब वो मुझसे पूछते हैं ना कि आपने कैसे किया, तो मैं जब उनको अपना रूटीन बताती हूँ, शेड्यूल बताती हूँ, वो अपने साथ 10 एक्सक्यूजेज अपनी बता देते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। तो अब यहाँ आके मैं थोड़ा सा परेशान क्यों होती हूँ कि मैं उनको समझाऊँ कैसे कि ये हो सकता है, मुझे खुद देखना है आप लोग, मतलब मैंने ये सब कुछ किया है। अगर हम अपने आप को मैनेज करें, डाइट प्लान को, टाइम मैनेजमेंट, जैसे भी आपने शुरू में टाइम मैनेजमेंट की बात की कि हम अपने आप को प्लान कर लें हर काम को, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं दूसरों को फिर कैसे समझाऊँ कि जो मसला है कि सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें, कि अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना शुरू करें या अपने ऊपर काम करना शुरू करें, तो इससे वो कायल नहीं होते। कायल करने के लिए या जिस तरह हमने बात की थी कि इसे परसुएसिव किस्म की कैसे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं कि बात को कॉन्फिडेंस के साथ किया जाए। अगर बात को कॉन्फिडेंस के साथ किया जाएगा तो अगला पर्सन डेफिनेटली जो है उस चीज़ को पिक भी करेगा। आपने देखा होगा कि काउंसलिंग सेशंस के अंदर अगर काउंसलर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या डॉक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा है तो डॉक्टर जो डेफिनेटली जो क्लाइंट है वो उसकी बात को फॉलो भी करता है। लेकिन अगर डॉक्टर डाउटफुल है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो रेमेडी वो उसको बता रहा है, जो उसको सोल्यूशन बता रहा है, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको फिर फॉलो करने की तरफ नहीं जाता।
सेकेंड जो टूल हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हमें इसमें रिस्पेक्ट के एलिमेंट को भी डेफिनेटली ऐड करना है, क्योंकि जहाँ पर कॉन्फिडेंस हमें आता है तो समटाइम हम रूड भी हो जाते हैं, समटाइम हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, समटाइम हम सेल्फ राइटियसनेस के अंदर भी चले जाते हैं कि जो मैंने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है और नेक्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। तो हमें वहाँ पर रिस्पेक्ट को भी ज़रूर मलहूज़े आतर रखना है। और फिर उसके साथ आप एक फैक्टर और ऐड कर लें कि जहाँ पर जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको आप यूज़ करें। ह्यूमिलिटी के फैक्टर को, यानी जो हम्बलनेस है, उसको भी लाजमी ऐड करें। तो रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, आप उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वैलिडेट करने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनकी बात को निगेट कर रही हैं या उनको कन्फ्रंट कर रही हैं। तो आप रिस्पेक्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करें। और इस चीज़ को आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं, मे बी वो साथ में उनको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने को कहें तो कंसिस्टेंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकती है उनके स्किल्स को। इसी बात से जरा घबराते हैं कि हम मुस्तकिल ये काम करना काफ़ी मुश्किल है, हो नहीं सकता। तो आप डिफ़िकल्टीज़ को ज़रूर किया करें कि हाँ एक्चुअल में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आप उस चीज़ को वैलिडेट करें, लेकिन साथ में आप उनको कंसिस्टेंसी का भी मशवरा दें कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, अगर वो वॉक और एक्सरसाइज करेंगे तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन ये कि उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मेरा भी तकरीबन 1 साल में ये वेट लूज हुआ था और कम से कम 2 माह तो लगे थे जब वेट बिल्कुल कम हुआ ही नहीं था। और मैं यही कहती हूँ कि टाइम लगेगा, एकदम नहीं होगा। अगर एक काम बिगड़ने में इतना टाइम लगे तो सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होगी बस। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। रिमाज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और डॉक्टर राजू मित्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए और जारी रखिए, अच्छा काम जारी रखिए। जब हम एक काम करते रहते हैं तो आखिरकार उसके नताइज हमारी ज़िंदगी में भी मुस्बत आते हैं और दूसरों के लिए भी फ़ायदा उसमें से निकलने लगता है। बस हमें परसिस्टेंट रहना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें अच्छे काम में हार नहीं माननी और जारी और सारी रखना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही मुझे यही होता है। मैं अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया ना तो मैं ख्वाहिश है कि दूसरे के साथ भी वैसे ही अच्छा हो जाए। और मेरी कोशिश है कि हर किसी को मैं वैसे मशवरे दे देती हूँ, कोई पूछे तो भी। मुझे स्पेशल पूछते हैं जो मुझे देखते हैं ना, वो तो स्पेशल पूछते हैं कि आपने किया क्या है, ये हो कैसे किया है। तो फिर अपने मैं एक्सपीरियंसेस बता देती हूँ उनको और शुक्र है बहुत हैरान होते हैं, सुनते हैं और फिर कहते हैं कि भी आपका ही काम था, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो बस थोड़ी सी कहीं जहाँ मसला था मुझे वो मैंने भी डिस्कस कर लिया इनमाज से, तो इंशाल्लाह फिर इस पर मैं तो गौर करूँगी कि कहाँ वीकनेस थी। रिस्पेक्ट तो मैं करती हूँ हर किसी की। माशाल्लाह, वेल डन एंड कीप इट अप। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सब मेरे टीचर हैं, मैं आपके प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। मैंने वैसे साइकोलॉजी पढ़ी हुई है अपने सब्जेक्ट में, माशाल्लाह। में, तो दैट शायद यही वजह कि मुझे इंटरेस्ट है आपके सारे टॉपिक्स में और मुझे इंटरेस्ट होता है कि क्या बात हो रही है, इस वजह से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात का पता चल रहा होता है और इस चीज़ का भी अंदाजा होगा कि हर मसले का हल है अगर हम इसको परस्यू करें, कोशिश करें इसका हल देखने की। मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ प्रोग्राम में जारी रखिए, अपनी शिरकत जारी रखिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो मिस, हम साइमन हफीज़ साहिबा से जो बात कर रहे थे उसमें कुछ पॉइंट्स जो थे, सार्केज़म की आप बात कर रहे थे। सर, ये जो एंगर का एक्सप्रेशन है इसको हम यूज़ करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, बल्कि एंगर के पीछे भी बहुत सारे जो है वो अंडरलाइंग रीजंस होती हैं जी। कभी कभी एंगर के पीछे जेलसी की फीलिंग्स होती हैं, कभी कभी एंगर के पीछे हम किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए एंगर का इजहार कर रहे होते हैं, कभी कभी हम अपनी पावर को गेन करने के लिए या अपना एक पावरफुल इमेज देने के लिए जो है हम एंगर की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, कभी हम अटैक करने के लिए एंगर को यूज़ करते हैं। अच्छा, मोस्टली जो हमने बेसिकली कम्युनिकेशन के 4 जो स्टाइल्स हैं और ऐसे लोग जो कि पैसिव अग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ क्या होता है? बेसिकली 4 कम्युनिकेशन के स्टाइल हैं, जिसमें से एक स्टाइल है पैसिव अग्रेसिव, जिसमें पैसिव अग्रेसिव, पहले पैसिव बताइए। पैसिव वो लोग हैं जो कि जिनमें इतनी करेज नहीं होती कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें। वो मोस्टली अपनी रिस्पेक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, खामोश रहते हैं। जब बातचीत चल रही होती है तो उनमें करेज नहीं होती कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें ऑनेस्टली, और डरे डरे से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। मोस्टली क्लास में आपने बच्चे देखे होंगे जो कि क्लास में कम पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर नहीं करते,
खामोश रहते हैं, छुपे रहते हैं कि कहीं मुझे टीचर देख ना ले और पूछ ना ले। उनका लंच भी कोई खा जाता है और फिर वो डर के कह भी नहीं पाते कि तुमने मेरा लंच क्यों खा लिया। उनको कहते हैं ये सिसीज हैं, और वहाँ पे जहाँ सिसीज होते हैं वहाँ पे कुछ बुलीज भी होते हैं। बिल्कुल, वो दूसरी पर्सनैलिटी स्टाइल के साथ होते हैं जो कि एग्रेसिव पर्सनैलिटी स्टाइल है। अब पैसिव में हम क्या करते हैं, समटाइम हम अगले पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए या रिलेशनशिप को सेव करने के लिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते ही नहीं हैं, हम खामोश रहते हैं, हम बस रिलेशनशिप को बचाते रहते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स को को डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है, या ऐसे लोग लो सेल्फ एस्टीम के साथ भी होते हैं, तो इसलिए जो है वो पैसिव स्टाइल के अंदर चले जाते हैं। तो ये लोगों के अंदर तो रिजेंटमेंट आ जाती होगी, अंदर उनके काफ़ी दबाव और घुटन और इस तरह की चीज़, क्योंकि जब वो शेयर नहीं करते लेकिन फील तो वो सब चीज़ों को करते हैं, और जब अंदर ही अंदर हम चीज़ों को रखते हैं तो बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस की ये रीज़न बन सकती है, फिजियोलॉजिकल इलनेसेस की ये रीज़न बन सकती है। मगर ये भी तो कहते हैं ना मिस, एक चुप 100 सुख। लेकिन सर हक की बात जहाँ पर कहने की ज़रूरत हो वहाँ पर हमें रिस्पेक्टफुली कह देनी चाहिए। रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट जो है वो एक लाजमी कंपोनेंट है, अगर हम इसको बीच में से एक्सक्लूड कर दें तो फिर वो हम एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। जो दूसरा स्टाइल है जिसमें एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल हम कहते हैं, उसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ बताने की तरफ जाते हैं, अगले पर्सन को लिसनिंग एंड से जिस तरह ना हम वीक होते हैं, सुनते कम हैं सुनाते ज़्यादा हैं, और अक्सर हम बाउंड्रीज़ को क्रॉस भी कर जाते हैं, हम अगले पर्सन को डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर भी ट्रीट कर जाते हैं। तो एग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ वो लोग होते हैं जो कि अक्सर अटैक करने की तरफ भी जाते हैं, दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की तरफ भी जाते हैं, डोमिनेट करने की पर्सनालिटी तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सर अगर जिस पे हम दूसरों की को डिसरिस्पेक्टफुल कर रहे हैं, दूसरे की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन नहीं रहे, उसको बताने का मौका नहीं दे रहे, तो वहाँ पर हम दूसरे पर्सन को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरह से, तो वो फिर वहाँ पर हम ये एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन स्टाइल है। तीसरा जो स्टाइल, जैसे अगर कोई हमारे ऊपर ईंटें फेंके, पत्थर फेंके, तो या हम जो कहते हैं ना, अगर ईंट का जवाब पत्थर से दें तो फिर सर अगर हम ईंटों के जवाब आगे से पत्थर से देंगे तो वो फिर सिलसिला चल ही नहीं जाएगा आगे, तो फिर क्या करें? सिलसिले को रोकने के लिए ज़रूरत है कि हम असर्टिवली बातचीत करें। अपने इर्द गिर्द जो पत्थर हैं जो आ रहे हैं हमारी तरफ, उनसे एक फसील बना लें, एक दीवार बना लें, एक हिसार बना लें, क्या ये करें? लेकिन ये है कि इस चीज़ के ऊपर हम अगले पर्सन को बता सकते हैं कि उसके इस एक्ट ने मुझे किस तरह से तकलीफ दी, और ये मैंने कितना बुरा फील किया। मी लैंग्वेज बोलें, फीलिंग्स लैंग्वेज बोलें, मी लैंग्वेज बोलें, आई लैंग्वेज यूज़ करें, यू लैंग्वेज यूज़। एक मिनट ठहरे। हाँ जी, क्या हुआ? 1 घंटा हो गया, बंद कर दें। लो जी प्रोड्यूसर साहब, हमने बात करनी, भाई थोड़ी सी इजाज़त दे दें, मज़ीद थोड़ा सा, मिस की बात तो मुकम्मल हो लेने। शू की क्या बात कर रही हैं आप? सर मैं बात कर रही थी कि आई लैंग्वेज यूज करें ना, यू लैंग्वेज यूज ना करें। अच्छा, यू लैंग्वेज, क्योंकि जब तुमने ये किया है, ब्लेम गेम, तुमने मेरी ज़िंदगी में, मुझे आपके कहने से ये महसूस हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर चलें, क्योंकि अगला पर्सन इंसान है, और हम अगर उसकी अपनी रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देंगे तो वो उसको कहते हैं ना गिल्ट इंड्यूस करना है, इस तरह से आप गिल्ट इंड्यूस कर सकते हैं अगले पर्सन के अंदर, कि अगर उसको रियलाइज होगा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, हाँ, कि उसने आपको इतना डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर किया, ट्रीट किया, और आप उसको इतनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वर्बली अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही शेयर कर रहे हैं। ये ना कहें कि आप, मुझे नहीं पता था आप इतने घटिया आदमी हैं। इससे वो फिर आपको मजीद आगे से एक और पढ़ के जवाब, ऊपर का लेवल का जवाब आएगा। पैसिव भी बता दिया, एग्रेसिव भी बता दिया। पैसिव एग्रेसिव में बेसिकली मैं उनसे बात, मुझे ऐसा लगा कि जब कोई पत्थर फेंके तो हमें ना एक अच्छा मेहमान होना चाहिए, और हमें जो है ना उन पत्थरों को जमा करके एक गोल्डन ब्रिज बना लेना चाहिए, ताकि वो बजाय जो उन पत्थरों से हमारी आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, हम उन्हीं पत्थरों को लेके एक ब्रिज बना, एक अच्छी कम्युनिकेशन की जो बुनियाद है वो रख सकते हैं। जी प्लीज़। तो सर तीसरा जो पैसिव एग्रेसिव स्टाइल था, उसमें हम बेसिकली क्या होता है कि अगला पर्सन जब हमारे साथ बुरा करता है तो हम सामने से तो फीलिंग्स को ये एक स्माइल के साथ उसको फेस कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम रिजेंटमेंट्स रख रहे होते हैं। रिजेंटमेंट, बगल में छुरी मुंह में राम राम, दिल में यानी बहुत गुस्सा और बुग़्ज़ रखा होता है, और सामने से हम फीलिंग को मास्क कर रहे होते हैं, उसको बड़ा मास्किंग फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, स्माइल के साथ उसको जो है वो वेलकम कह रहे होते हैं। खतरनाक। तो ये बेसिकली खुद के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने वाली बात है, और अगले पर्सन को भी आप एक तरह से जो है वो डिसगाइज कर रहे हैं,
उसको यानी जो ट्रू फीलिंग्स है आपकी, आप उसके साथ शेयर नहीं कर रहे। पैसिव एग्रेसिव में और एक बंदा जो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता है और बिफर नहीं जाता, गुस्से या दूसरे ने कोई बात की, गुस्सा भी आया मगर उसको कंट्रोल में रखता है, अंडर उसको रखता है, तो ये पैसिव एग्रेसिव हुआ या ये कुछ मुख्तलिफ है? सर ये जो आपने बात की है इमोशनल कंट्रोल, हम कभी भी इमोशंस को कंट्रोल कहते हैं ना, एंगर को कंट्रोल करने की बात नहीं करते, हमेशा हम एंगर को मैनेज करने की बात करते हैं। क्योंकि एंगर को हम ये कहें कि आप उसको बेलगाम छोड़ दें तो वो भी अनहेल्दी है, यानी एग्रेसिव स्टाइल के अंदर आ जाता है। और अगर हम एंगर को दबाना शुरू कर दें, पैसिव वे के अंदर रखना शुरू कर दें, रिप्रेस करना शुरू कर दें, तो वो प्रेशर कुकर की तरह वो गैस भर भर के एक दफ़ा वो फट जाएगा, फिर वो एक दफ़ा ही आउटबर्स्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें हम करने के लिए नहीं कहते, हम एंगर को प्रोडक्टिव वे के अंदर जो है एक्सप्रेस करने की बात, जैसे पानी होता है। एंगर एक एनर्जी है ना, उसको आप प्रोडक्टिव वे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हम ये उसको मना नहीं करते कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ना करे, लेकिन हम इमोशंस को किस तरह से इफेक्टिव वे के अंदर यूज़ किया जा सकता है। को आप कह सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं कि आप ये ऊपर से तो मुझे अच्छा अच्छा कर रहे हैं और असल में आप दिल से, ऐसे कह सकते हैं। आप उसको ये इस तरह से कह सकते हैं कि आपके जो चेहरे के तासुरात हैं और आपकी जो आप जो बयान कर रहे हैं उस चीज़ में मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है। तो यानी आप वहाँ पर जो है हम स्किल्स यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें पैराफ्रेजिंग का स्किल है, कीवर्ड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, समराइजिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उस अब ये सारी बातें बताएं। पैराफ्रेजिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो वो बात कर रहा है मैं उसी के लफ्ज़ों को थोड़ा सा पैराफ्रेज, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसी के अंदर सिनोनिम्स यूज़ करके तो मैं उससे रिकन्फर्म कर सकती हूँ। ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं, ये है। फिर समराइजेशन की टेक्निक हम मोस्टली काउंसलिंग सेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, क्लासेस के अंदर यूज़ करते हैं, या कोई लंबा डायलॉग चल रहा हो तो उसके अंदर के आज की जो हमने बातचीत की तो उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की, ताकि हमने कहीं पर कोई स्किप किया हो या हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो वो चीज़ उसी वक्त क्लियर हो जाए। कीवर्ड टेक्निक में ये होता है कि हम उसी की कन्वर्सेशन में से कोई एक कीवर्ड लेकर हम उसको अपनी बात के अंदर फिट इन करके तो रिपीट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे स्किल्स हम बातचीत को रिकन्फर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। साथ में हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि जो उस पर्सन ने हमें कन्वे किया क्या हमने वही अंडरस्टैंड किया। थर्डली अगले पर्सन को एक अच्छा जेस्चर चला जाता है कि हमने उसकी सारी बात को अटेंटिवली सुना। तो ये सारे वैलिडेशन क्या चीज़? वैलिडेशन बेसिकली क्या है कि जो वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, मैं अगर उस पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, मेरा उससे टोटली ऑपोजिट जो है ओपिनियन है, तो मैं उसकी बात को ये कह के कि आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की और बड़ा एक अच्छा जो है आपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, लेकिन मेरी इस मामले में जो है मेरी ये राय है। तो वैलिडेशन में ही क्या किया, मैंने उसकी बात को एक तरह से वैलिडेट किया और उसके बाद मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। आप भी अपनी जगह सही है। हाँ, आप भी अपनी जगह ठीक है, गलत नहीं कह रहा। एम्पैथी जो है वो बेसिकली हमने यूज़ किया ना यहाँ पे, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी बात की तस्दीक की, उसको ब्रश ऑफ नहीं कर दिया, उसको ये नहीं कहा कि आप तो गलत कह रहे हैं, आप तो हमेशा ही गलत कहते हैं, आप तो कभी आपने कोई ठीक राय दी नहीं। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हम इस तरह की बातचीत करके अगले पर्सन को प्रोवोक कर देते हैं। तो प्रोवोक नहीं करना, उसकी बात को वैलिडेट करने के बाद अगला पर्सन जो है वो हमारी बात को भी सुनेगा अटेंटिवली। ठीक है, तो ये स्किल्स हमें हेल्प तो आपने बता दिए। चौथा कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल है? असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। उसमें हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ऑनेस्टी के साथ ट्रूली शेयर करते हैं और हम किसी बात को छुपाते नहीं हैं, हम किसी बात को मास्क नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। हम ज़्यादा से ज़्यादा आई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यू लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये प्रोवोक करती है। इसके अलावा हम इसमें एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, जिसकी बात की थी कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। तो हम अगले पर्सन की जगह, अगले पर्सन के शू में अपने आप को रखते हुए हम, अगर उसके शूज़ में स्मेल आ रही हो इसका मतलब ये है कि हम उसकी सफरिंग को फील करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए हम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक है आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं और आप बात करें, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर द सेकंड पर्सन। और अगर मुझे आपकी बात समझनी है तो मुझे थोड़ी देर के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा कि आपकी आंखों से अपने आप को देखूं, आपके रोल में मुझे ढालने की अपने आप को जरूरत पड़ेगी। और आप कैसे फील कर रही हैं मेरी बात में, आप क्या फील कर रही हैं, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका दिन कैसा गुजरा है, आपकी सोच क्या है, वो यही बेसिकली एम्पैथी है।
ठीक है। इसके अलावा हम इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस का एलिमेंट लाजमी है। इसके अलावा हम असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बात करते हैं कि जो बात जो है वो मुख्तसर हो और जो है वो सिंपल हो और दिल भी बड़ा हो, ओपन हार्ट। क्योंकि कभी कभी हम कम्युनिकेशन में अक्सर करते हैं लेक्चरिंग की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, इससे अगला पर्सन इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो बात मुख्तसर करें, सिंपल करें, मौसर करें। बात मुख्तसर और जामे होनी चाहिए, जामे बात होनी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ टिप्स हैं जो कि असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हम इसको ज़बरदस्त हो गया मिस। ये आप समझ लें कि हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग को हमने देखा है। अभी जो बर्फ़ का तोदा था वो कहीं नीचे छुपा हुआ, और कोई टाइटैनिक आएगा उससे टकराएगा तो पता चलेगा कि तोदा पाश पाश होता है या टाइटैनिक शिप जो है वो पाश पाश होता है। मगर कम्युनिकेशन का दिन भर, ज़िंदगी भर, उम्र भर और ताल्लुकात में, चाहे वो आपके अपने लव्ड वन से हों, चाहे वो अपने बिज़नेस में हों, चाहे वो जो है आपकी मार्केट प्लेस में आप किसी के साथ जो माल्टे ख़रीद रहे हैं, या आप कोई बिल्डिंग ख़रीद रहे हैं, या आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जब ज़ुबान खोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि अंदर से हीरे निकल रहे हैं कि कोयले निकल रहे हैं। बिल्कुल। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो मार्केटिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर ये स्किल्स बहुत अच्छे मौजूद होते हैं। वो कन्विंस करना, भांप लेते हैं, सुन लेते हैं, पहले सुनते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं कि इसके दिल में क्या है, और जो चीज़ ना भी खरीदनी वो भी लेके दे के भेजते हैं घर। तो यही स्किल है बेसिकली कम्युनिकेशन का। दिल जीत लें तो फिर वो भी लेने को तैयार हो जाता है जो उसने पहले नहीं मांगा था। बिल्कुल। So winning the hearts is very important. बिल्कुल। So always aim for the heart, and the way to the heart is through the tongue, through the food, and also through the eyes. बिल्कुल। The way we deal with someone. Ms. Paras Mir, thank you very much for your very good input, for your discussion, for you being here. Thank you very much, and we would like you to be here more often. We would like you to be here again and again. तो आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे भी, और नाज़रीन किस कैमरे से इजाज़त चाहें जी? इससे चाहें तो नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। प्रोड्यूसर साहब ने तो अब से 15 मिनट पहले ही हमें कह दिया, तो मैं उधर आपकी तरफ देख रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब। हरी झंडी दिखा दी थी। हाँ, इन्होंने हमें लाल झंडी दिखाई थी। हरी झंडी का मतलब गुजर जाओ, लाल झंडी रुक जाओ। तो ये लाल झंडी कभी दिखाते थे, कभी हरी झंडी दिखाते थे। हम कंफ्यूज हो गया, एकदम कंफ्यूजन का शिकार हो गया। नहीं हरी झंडी दिखा रहा है, नहीं पीली झंडी है, कौन सी झंडी है पता नहीं चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से झंडियों का सीज़न आ गया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे हफ्ता भर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हुए मुख्तलिफ़ लोग हमारे ही इदारे के विलिंग वेज फेसबुक पेज पे हमारे मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिस्ट आते रहेंगे, प्रोग्राम्स करते रहेंगे, मौज़ूआत बदलते रहेंगे, मगर उन मौज़ूआत की पसे पुश्त एक चीज़ मुश्तरक होगी, और वो होगी आपकी बेहतरी, आपकी अवेयरनेस, आपकी भलाई। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी काविश है, यही हमारी तमन्ना है। तो इसमें हम कितने कामयाब होते हैं ये अपने कमेंट्स के ज़रिए और आपकी जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन है उसके ज़रिए आप बता सकते हैं। सो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनके दम कदम से आपकी ज़िंदगी में बहारें हैं, खुशियाँ हैं। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को वॉक योर टॉक से इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।